हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 6 का हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज है 5वां चैप्टर। ठीक है, अगर जो 4 चैप्टर नहीं अभी तक पढ़ा है वो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके पढ़ ले। ठीक है, चलिए आज 5वां देखते हैं कि 5वीं क्या कहता है। तो राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य के बारे में कुछ बताता है। देखते हैं। चुनाव का दिन था और संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके जो नाना नानी हैं वो वोट डालने जा रहे थे। दरअसल में चुनाव केंद्र पर कोई सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। उनके नाना नानी जो चुनाव डालने जा रहे थे वो चाहते थे कि चुनाव केंद्र के पास वो पहले पहुंचे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वो इतने उत्साहित क्यों हैं, क्यों पहले पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, इसके बारे में जानते हैं। कुछ लोग आखिर शासक बने कैसे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान के जरिए कितने साल पहले करते आ रहे हैं, तो 50 साल जो है 50 साल से हम अपने जो शासक है उसका चुनाव जो है मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, उससे पहले कैसे बनते थे। 50 साल से चुनाव के मतदान से कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कैसे बनते थे। तो हमने अध्याय में 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा जो है संभवतः जन, यानी कि जो पढ़े हैं जन, लोगों का द्वारा चुने जाते थे। जो जन थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की एक प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजक था, जैसा कि हमने पढ़ा पार्ट 4 में अश्वमेध यज्ञ के बारे में कि अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था तो राजा बनता था। तो अश्वमेध यज्ञ का एक ऐसा आयोजक था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देखरेख के स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ जो है करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए जो है उसे उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके उपहार लाते थे। जो भी आते थे अश्वमेध यज्ञ में वो सारे राजा जो हैं वो राजा के लिए उपहार लाते थे। ठीक है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, मतलब एक अलग जगह राजा बैठते थे, एक अलग स्थान होता था। और जो भी गेस्ट लोग आते थे वो अलग जगह, मतलब उनका एक अलग स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल या एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, उसके बाद युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के संगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था और कुछ भी नहीं था। उसको कोई कुछ नहीं करना होता था, बस पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर जो पुरोहित था वो पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य, जैसे कि हमने पढ़ा 4 में, विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, सभी में नहीं किया जाता, कुछ मतलब उनके लिए होता था। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेदिक में जो रचा गया था ग्रंथ उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। उनके अंतर्गत सामवेद आते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, संप्रदान और उनके संप्रदान की विधियां बताई जाती है। ठीक है, इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया जाता है। उसमें समाज में कई समूह थे, जैसे उनमें देखा जाए तो जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। वहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा कथा की वैभवशाली थे
वही कुछ कृषक और व्यापार भी धनवान थे। दूसरी ओर देखा जाए तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन जो है संग्राहक निर्धन भी थे। पुरोहित ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया। पुरोहित जो है लोगों को 4 वर्ग में विभाजित कर दिया, जिसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण की अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। उसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा वर्ण जो है, दूसरा स्थान शासकों था, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है, क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान जो था वो विश्व या वैश्य था। इनमें से कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे वैश्य या वैश्य में, ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने के अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। वो शूद्र नहीं मतलब पढ़ सकता था। महिला और जो था और शूद्र था, उन दोनों को अध्ययन करने का नहीं था, ठीक है। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर होता था। पुरोहित जो था वो जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण करता था। उनके उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ब्राह्मण जो है माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होते थे, ठीक है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया और अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार जैसे आ गया, शिकारी आ गया, भोजन संग्राहक शामिल थे, भी अछूत आते थे, ठीक है। साथ ही उनमें से वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, उनको भी अछूत मानते थे वो लोग, ये पुरोहित के अनुसार। इन लोगों में संपर्क अपवित्र माना जाता है, क्योंकि बहुत दिन पहले तक ये अछूतो चलता रहा। अब कुछ जाके, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ गांव में जो है अछूत का माना जाता है, अछूत। कई लोग, चलिए देखते हैं, अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, मतलब जो वर्ण व्यवस्था था उसको स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। उनके अतिरिक्त तो कुछ लोग जो है व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोग नहीं मानते थे और कुछ लोग मानते भी थे। तो सॉरी, कई लोगों ने अछूत मतलब छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी बहुत सीमित था। पुरोहित कोई खास नहीं था, सीमित था। अब जनपद देखते हैं। जनपद क्या है? महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। समझे, जो महायज्ञ करते थे वो राजा जो है जन नहीं, अब जनपद कहे जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में देखिए, यहाँ पे मानचित्र है। अरे ये तो चित्रित धूसर मारते हैं, अच्छा देखेंगे आगे होगा, ठीक है। तो पुरातत्वविद ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई भी की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास जो है अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है, ठीक है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, जो गन्ना है, तिल है तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये सारे खुदाई से पता चला है। चलिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे मिट्टी के बर्तन। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, इस बर्तनों का चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति की होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इस तरह का होता था उस समय, ठीक है। अब महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं कि महाजनपद क्या था। तो करीब 2500 साल पहले, कितना, तो करीब 2500 साल पहले जो है कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अंततः अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। इनके जो है चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, देखिए जैसे मानचित्र में दिखाया गया महाजनपद के बारे में, ठीक है।
और शक्ति जो है ना, शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्र पर नियंत्रण रखना ही सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चे ने इसके लिए कई अथक परिश्रम भी किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। पुरोहित को नियमित वेतन भी मतलब नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था उस समय। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो मतलब इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में, चलो अगला अध्याय में पढ़ेंगे, मतलब 8 अध्याय में, ठीक है। अब कर क्या होता था, कर के बारे में पढ़ते हैं। तो कर क्या होता था, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, ठीक है, और बड़ी सेना रखते भी थे। इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब इसीलिए कर का मतलब कि कर स्टार्ट हो गया, ठीक है। कर जैसे कैसे लेते थे कर, तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो है कृषक ही थे उसमें। प्राय उपज 1/6 हिस्सा जो है ना कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए हों, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर और लोहार तथा सुनार के राजा के लिए महान में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक के जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता होगा। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर में भी जो है कर देना पड़ता होगा। आखेटक तथा संग्राहक को जंगल में प्राप्त वस्तुएं भी देनी होती। कृषि में परिवर्तन आखिर आया कैसे, कृषि में कुछ परिवर्तन आ गया, तो कृषि में परिवर्तन कैसे आया इसके बारे में पढ़ते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से आए, चलिए देखते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले लोहे के नहीं होते थे, अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। पहले लकड़ी के होते थे, अब लोहे के। आसानी तो होगा, लोहा जब रहेगा तो। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। ऑब्वियसली बात है, बढ़ेगा ही, तो बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेती में बीज छिड़क कर धान उपजने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। जिसके पास भूमि नहीं होते थे वही इस काम को करते थे, ठीक है। अब सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। मगध के बारे में देखते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण में मतलब मगध, जैसे हमारा जो महाजनपद था वो सबसे बड़ा, जैसे कि हमने देखता पार्ट शायद अध्याय 2 में पढ़े होंगे मगध के बारे में, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं, लगभग 200 साल के भीतर मगध जो है ना सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। कितने, 2 साल के भीतर जो है ना महत्वपूर्ण जनपद बन गया था मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये जो है ना यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध एक ऐसा हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियाँ, ओ बाबा, हाँ, तो घरों में मतलब कि गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए, यहाँ से रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है लौह अयस्क की खदानें भी थी। मतलब मगध के क्षेत्र में मजबूत औजार थी और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होते थे, ठीक है, औजार जो होते थे। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक भी आए। कौन थे, एक बिंबिसार थे, एक अजातशत्रु, ठीक है। जो कि बिंबिसार कहाँ के थे, मगध के भी थे, और एक अजातशत्रु, दोनों मगध में ही आए थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। जो भी साधन मतलब कि साधन मिलता था वो हर संभव प्रयास करते थे। अजातशत्रु और एक बिंबिसार। महाजनपद की एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी जो कि अभी आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्रा मतलब कि आज पटना है, राजधानी बनाया गया।
ठीक है। 2300 साल जो है ना, 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर। मैसिडोनिया का राजा एक सिकंदर था जो कि विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह फसल जो है ना, फसल ना होने पर भी यह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों से इनकार कर दिया। उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इसी बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, मैसिडोनिया के जो राजा थे। ठीक है। वज्जी, अब देखते हैं एक अगला जनपद है जो कि वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध का एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उससे उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण और संघ के नाम से जानते थे। ठीक है, गण और संघ के नाम से कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। ये सभी राजा जो है विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं भी करती थी। ठीक है। स्त्रियां, दास तथा कमकार इस सभाओं में शामिल नहीं हो सकते थे। कौन कौन? स्त्रियां भी नहीं और दास भी नहीं और कमकार भी मतलब कि सभा में शामिल नहीं हो सकते थे। बुद्ध तथा महावीर जो थे दोनों ही गण तथा संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर दोनों गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब चलिए वज्जी संघ का यह वर्णन जो है ना दीर्घ निकाय से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। पूछता ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि दीर्घ निकाय जो है किससे संबंधित है? वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। लगभग करीब 2300 साल पहले लिखा गया था ये। ठीक है। अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ते, जैसा कि हमने वज्जी के मगध का शासक अजातशत्रु को देखे थे। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ का आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री यानी बशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियम का पालन करते रहेंगे, बड़े हिस्से का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। वैसे अक्सर अभी भी यही होता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक इतना बात को मानते हैं। और अगला पॉइंट है कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न लंबी संतों का जो है सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगेंगे। ठीक है। कई महाशक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, मतलब वज्जी संघ को। उसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और उसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कुछ वर्ड। अनंत जो अपने एटलस में यूनान एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है। शासन व्यवस्था को ही प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह लगभग 200 साल तक चली। उसमें 30 साल से ऊपर से के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है। उसको भी नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां टॉलरियों द्वारा ली जाती थी, मतलब टॉलरियों द्वारा की जाती थी। लॉटरियों द्वारा की जाती थी। ठीक है। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना अपनी सेवाएं देनी होती थी। सभी नौसेना जो है ना मतलब कि सेना को, सभी नागरिकों को सेना और नौसेना की जो है सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशी को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है। चलिए, खत्म हो गया तो ये चैप्टर, मतलब कि
चैप्टर 5 भी खत्म हो चुका है। चलिए कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं। तो ये राजा को तो जानते ही होगी, अश्वमेध यज्ञ जो जो मतलब कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जो राजा पकड़ता था घोड़ा उसको यज्ञ करवाना पड़ता था। जो नहीं पकड़ता था समझ लिया जाता था कि जो घोड़ा छोड़ा वो शासक मजबूत है, ठीक है। अब वर्ण तो देखे ही, वर्ण 4 प्रकार का था। जन को देखे, जैसे मगध और फिर भज्जी, ये सब जो जनपद हैं। महाजनपद को भी देखें, वही हुआ भज्जी सब। किलेबंदी मतलब होता है कि मतलब कि चारों तरफ घेर लेना। कोई राजा जैसे आक्रमण करने गया तो चारों तरफ से उनके सेना खड़ा होती थी, उसे ही किलेबंदी कहते थे, ठीक है। सेना तो सेना जानते ही। कर्म तो अभी वसूले थे, 1/6 कर लेता था। और पौधे रोपण तो जानते ही, जैसे धान वगैरह लगता है। गण और संघ, इसके बारे में तो जानते पढ़े ही, पहले प्रजातंत्र के बारे में अभी तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। चलिए तो ये पार्ट खत्म हो चुका है। तो अगर आप मेरे कुछ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं, ठीक है। नए शासक जो है लगभग कितना 300 साल पहले थे, ठीक है। महाजनपद जो है 3000 साल पहले, सॉरी ये भी है 3000, यानी 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण जो है ना, दीर्घ निकाय का लेखन कितना साल पहले हुआ था? 2300, ठीक है। गण या संघ राज्यों का अंत जो है ना कब लगभग हुआ था? 1500 साल पहले, ठीक है। चलिए तो ये खत्म हो चुका है। और अगला आएगा अब पार्ट 6 आएगा। पार्ट 5 पढ़ चुके हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, और जिन दोस्तों के पास ज़रूरत हो उसे ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करके लाल ये बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। घंटी वाला जो बटन आता है, बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।